नमस्कार दोस्तों, हम लोग शुरुआत करेंगे पॉलिटिकल साइंस को और ये एनसीईआरटी 9th क्लास एनसीईआरटी 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि अगर पॉलिटिकल साइंस को देखा जाए तो 9th क्लास से ही ज़्यादा बीपीएससी में 9th से 12th तक पूछे जाते हैं। तो आज जो चैप्टर मैंने चयन किया है और फर्स्ट चैप्टर है वह है कि लोकतंत्र क्या है। आज आम चुनाव हो रहे हैं और लोकतंत्र का बाजार बहुत गर्म है, लेकिन लोकतंत्र है क्या, किसने इसके बारे में क्या कहा और लोकतंत्र शासन कैसा है, इसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी हम देंगे। और एनसीईआरटी का जो चैप्टर है वो कितना आपको सिखाता है और उससे कितने आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इस बात पर विशेष ध्यान रहेगी। बिना देर किए हम लोग इस बात पर चलते हैं कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र क्या है, अगर केवल इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए, शाब्दिक अर्थ तो दो शब्द दिख रहे हैं, एक है लोक और प्लस तंत्र, दो शब्द हैं। लोकतंत्र, लोक का मतलब होता है लोगों से और तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, एक निकाय। मतलब कि लोगों ने मिलकर के शासन करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसे क्या कहते हैं, लोकतंत्र। ये आम भाषा है, किसी की परिभाषा नहीं है, लेकिन वास्तविक में लोकतंत्र को हम लोग अंग्रेजी भाषा में कहते हैं डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी जो शब्द आया है यह ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा में है। ग्रीक भाषा में दो शब्द हैं, एक है डेमोस और दूसरा है क्रेटोस। क्रेटोस, डेमोस का मतलब भी यहां पर लोग होता है और क्रेटोस का मतलब होता है शक्ति। माने लोगों की एक ऐसी शक्ति जो शासन करता हो वह कहलाता है लोकतंत्र। सीधी सी बात है, मैंने हिंदी में आपको समझाया कि लोकतंत्र, लोग और तंत्र मतलब निकाय, सिस्टम। माने लोगों का एक ऐसा सिस्टम जो शासन करने के लिए विकसित हुआ और आगे आया हो, उसे क्या कहेंगे, लोकतंत्र। लेकिन अंग्रेजी शब्द ग्रीक भाषा में डेमोस और क्रेटोस, डेमोक्रेसी दो शब्द मिलकर बना है, डेमोस और क्रेटोस। डेमोस का सीधा मतलब होता है लोग और क्रेटोस का मतलब होता है शक्ति, शासन करने की शक्ति। तो शासन करने की शक्ति तो मतलब कि लोगों द्वारा, ध्यान दीजिए, लोगों द्वारा जब शक्ति से शासन किया जाता है, शक्ति से शासन किया जाता है तो उसे लोकतंत्र कहा जाता है। वहीं क्या है, हमारा लोकतंत्र है। लेकिन सीधी सी बात है कि क्या लोकतंत्र यही है? बिल्कुल। आज हम लोग जो 2024 के आम चुनाव इस समय देख रहे हैं, वर्तमान में हो रहे हैं भारत में 7 चरणों में, इसमें क्या है, लोगों द्वारा अपने प्रत्याशियों का चयन किया जाता है। परिसीमन के द्वारा एक क्षेत्र निर्धारित की जाती है और एक विशेष जनसंख्या के आधार पर उसको एक लोकसभा के सीट अंतर्गत रखा जाता है और वहां कई प्रत्याशी खड़े होते हैं जिसमें लोग चयन करते हैं। लोग अपनी शक्ति से उनका चयन करते हैं और वही लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन करके और अपने दल के नेता को चुनते हैं और उनके अनुसार देश पर शासन करते हैं। ये लोकतंत्र है। तो सामान्य परिभाषा यही हो गई, शाब्दिक परिभाषा यही हो गई कि लोगों के द्वारा जब शक्ति से शासन किया जाता है और एक सिस्टम बनाया जाता है शासन करने के लिए, तो इसे लोकतंत्र कहा जाता है। अब्राहम लिंकन का आपने नाम सुना होगा। तो अब्राहम लिंकन जो हैं, तो अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की बहुत एक बढ़िया ही परिभाषा दिया है। अब्राहम लिंकन, इन्होंने परिभाषा में कहा था, लोकतंत्र लोगों का लोगों के लिए और लोगों द्वारा, लोगों का लोगों के लिए और लोगों द्वारा शासन है। मतलब कि लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा शासन
का सिस्टम बनाता है जिसमें लोग खुद ही शासन के सभी कार्य को संभालते हैं, अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं और मिलजुल करके एक शक्ति स्थापित करते हैं और उस शक्ति के द्वारा जनता पर लोगों द्वारा शासन की व्यवस्था की जाती है। यह डेमोक्रेसी की व्यवस्था संसार में आज सर्वोत्तम मानी जाती है। बहुत लोग मानते हैं कि ग्रीक में, यूनान में ही लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। मैं इसके बारे में चर्चा आपसे और करूंगा, लेकिन दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र हमारे भारत में देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा वैशाली है, तो लोकतंत्र का सबसे पुराना उदाहरण हमारा माना जाता है कि भारत में हुआ और भारत से पूरी दुनिया में गई। तारीखें बिल्कुल स्पष्ट भी बताई जाती हैं, फिर भी दुनिया की कई लोग मानते हैं कि लोकतंत्र का सही स्थापना यूनान में हुआ था। लेकिन यूनान के ही कुछ लोग लोकतंत्र को मूर्खों का शासन बताते हैं और अराजक शासन बताते हैं। तो इनकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपसे कोई सवाल पूछ दे कि आधुनिक लोकतंत्र के जनक किसे कहा जाता है। सवाल यहाँ अब्राहम लिंकन की परिभाषा आप जान गए कि लोगों के लिए और लोगों द्वारा शासन है, ये अब्राहम लिंकन का है। और अमेरिका आज जो है पूरे विश्व में एक लोकतंत्र की बहुत बढ़िया परिभाषा तय करता है। लोकतंत्र उन जगहों पर अच्छा कायम है जहां के लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं। ये चर्चा के विषय है कि लोकतंत्र अच्छा क्यों है और कहां अच्छा है। बहुत लोगों ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र अभी सजीव नहीं हो सकता, मतलब कि भारत में लोकतंत्र में अराजकता आ ही जाएगी। अमीरों के पास पैसे होंगे और वो पैसे से शासन करेंगे। और ये बात कई जगहों पर चरितार्थ हो रही है कि आज के दौर में उन्हीं लोगों को टिकट दी जाती है, 80-85%, 90% लोगों को जिनके पास पैसे हैं, मतलब कि पैसा से राजनीति की चयन की जाती है। लोकतंत्र या दुनिया के बड़े विचारकों द्वारा इस पर डर बताया गया था और वो डर आज भारत सरीखे भारत के पड़ोसी देशों में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन हम लोग बात करते हैं कि आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना किसने किया और किसे आधुनिक लोकतंत्र का संस्थापक माना जाता है। तो इनका नाम है रॉबर्ट एल डाहल। आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना या जनक इनको माना जाता है। रॉबर्ट एल डाहल, रॉबर्ट एल डाहल, इनका मानना था कि आधुनिक लोकतंत्र एक बहुतंत्र शब्द से बना हुआ है, जिसके अनुसार सत्ता कई लोगों द्वारा वितरित किया जाता है। जब किसी भी सत्ता को कई लोगों में वितरित करके या सत्ता को लोगों में डिवाइड करके या विकेंद्रीकरण करके जब सत्ता स्थापित की जाती है तो क्या कहलाता है, लोकतंत्र। तो रॉबर्ट एल डाहल के अनुसार लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन के जो पद हैं, जो शक्ति है, इसको कई लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किसी एक के पास ही सारे पद नहीं रहेंगे। एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या और दूसरे मिनिस्टर नहीं रह सकता। वो अलग बात है कि आज के लोकतंत्र में कि एक व्यक्ति कई मंत्रालयों को लेकर के काम करता है। आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली के एक पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया थे, जो अभी जेल में शायद चक्की पीस रहे होंगे, तो उनको 11 मंत्रालय कार्यभार दिया गया था। तो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण तो किया गया, लेकिन एक ही व्यक्ति की कैसा व्यक्ति था कि जिसको 11 विभाग दे दिए गए। तो आज लोकतंत्र में कुछ भी हो सकता है और भारत जैसे देश में लोकतंत्र सही अर्थों में फलीभूत अभी तक नहीं हुआ है। भविष्य में हम आशा करते हैं कि अमेरिका जैसा लोकतंत्र, नॉर्वे जैसा लोकतंत्र, फ्रांस जैसा लोकतंत्र भी हमारे यहाँ पनपे, लेकिन अभी हम लोग बहुत पीछे हैं। तो रॉबर्ट एल डाहल का सीधा सा मतलब है कि जब तक सत्ता का सही विकेंद्रीकरण नहीं होता है और शक्ति के और पद का बहुत लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन सही ढंग से नहीं होता है, तब तक लोकतंत्र की स्थापना सही रूप से मानी नहीं जाएगी। तो आपसे सवाल कोई पूछता है कि आधुनिक लोकतंत्र के संस्थापक कौन है, तो इसका सीधा सा उत्तर होगा रॉबर्ट एल डाहल। अब बात समझ में यहां पर आती है कि लोकतंत्र की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई होगी, कैसे हुई होगी, तो इसके बारे में भी थोड़ा हम चर्चा करें। इसके लिए आपको
थोड़ा सा अतीत में जाना होगा। मनुष्य जब नौपाषाण युग से खेती करना शुरू किया, भारत जैसे देश में महाजनपद युग चले आए और राजाओं का शासन हुआ करता था। बहुत पहले इतिहास भारत का है कि एक ही व्यक्ति राजा हुआ करता था और बड़े क्षेत्र पर शासन करता था, फिर किसी दूसरे क्षेत्र पर दूसरे का शासन करते थे, और कई बार शासक निरंकुश हो जाते थे। मतलब कि शासक जो है कि उस पर अंकुश लगाने वाला कोई होता ही नहीं था। तो भविष्य इतिहास में कई उदाहरण मिलते हैं कि अपने ही राजाओं को लोगों द्वारा घेर करके मार दिया गया, खत्म कर दिया गया, और वहां अराजकता व्याप्त हो गई। पुनः कुछ लोगों ने पुनः राजतंत्र की स्थापना की, लेकिन जब ये परंपराएं कई बार चलती रही तो अंत में कुछ लोगों द्वारा मिलकर इस बात की तय की गई कि पूरी शक्ति किसी एक व्यक्ति को न देकर के कई लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करके की जाए। ये बात आई यूनान से, और इसीलिए यूनान को लोग मानते हैं कि यहाँ लोकतंत्र की स्थापना की गई थी। लेकिन खुद वहां के महान विचारक प्लेटो ने कहा था कि लोकतंत्र से तानाशाही जन्म लेती है। ध्यान रखिएगा, प्लेटो ने कहा था, प्लेटो ने कि लोकतंत्र तानाशाही का जनक है। अब इस बात को थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं कि लोकतंत्र तानाशाही का जनक कैसे हो सकता है। आपने जर्मनी में हिटलर का नाम सुना होगा, नेपोलियन का फ्रांस में नाम सुना होगा, मुसोलिनी का नाम सुना होगा, और कुछ लोग भारत में कहते हैं कि नरेंद्र मोदी भी एक तानाशाह हो गए हैं। तानाशाह का मतलब क्या होता है कि वह व्यक्ति जो दूसरों का ना सुने, सिर्फ अपनी मन की मर्जी से शक्ति का इस्तेमाल कर रहा हो, या अपने फायदे के लिए पूरे सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा हो, और अपने किसी विचार को पूरी दुनिया पर थोपने का प्रयास कर रहा हो, तो उसको तानाशाह कहा जाता है। वह अपने विचारों की प्राप्ति के लिए, विचारों को दूसरों पर लागू करने के लिए किसी भी हद तक शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। तो तानाशाही की परिभाषा तो अलग अलग दी जा सकती है, लेकिन प्लेटो ने जो बात कही, महान विचारक प्लेटो हैं, इन्होंने कहा कि लोकतंत्र तानाशाही को जन्म देती है। यह बहुत ही गौर करने वाली बात है। आप देख सकते हैं कि भारत के अगल बगल भी कई ऐसे तानाशाह ने जन्म लिया जो पाकिस्तान सरीखे देश में तख्ता पलटी काम किए। मैंने हिटलर का एग्जाम्पल दिया, मुसोलिनी का एग्जाम्पल दिया, नेपोलियन का एग्जाम्पल दिया। ऐसे लोगों को तानाशाह कहा जाता है। परवेज मुशर्रफ को भी कहा गया। जो बच्चे परवेज मुशर्रफ के बारे में जानते होंगे, पढ़ते होंगे, तो परवेज मुशर्रफ ने भी शक्ति का अपने अनुसार इस्तेमाल किया था पाकिस्तान में तख्ता पलट करके। तो तानाशाही की परिभाषा बहुत बड़ा व्यापक है, इसमें हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। सीधा सा मतलब है कि लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र के बारे में आपने ये बात जानी कि लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए और लोगों द्वारा शासन है। और इसके आधुनिक जो जनक हैं रॉबर्ट एल डाहल हैं, और प्लेटो का विचार मैंने आपको बताया कि प्लेटो कहते हैं कि लोकतंत्र तानाशाही को जन्म देती है। अब थोड़ा अरस्तु के विचार जन्म मान लें हम। अरस्तु कहते हैं कि लोकतंत्र गरीब लोगों का शासन है, लोकतंत्र गरीबों का शासन है, और यह शासन बुरी नहीं है। ध्यान रखिएगा, अरस्तु के अनुसार लोकतंत्र उन गरीब लोगों का शासन है जो राजतंत्र के विरुद्ध स्थापित करते हैं। गरीब लोग या बहुत से ऐसे लोग जिनके पास सत्ता नहीं था, पावर नहीं थे, पैसे नहीं थे, वे सबों ने जब मिलजुल कर एक शासन का सिस्टम बनाया, एक शासन का निकाय बनाया, तो इसे अरस्तु कहते हैं कि यह लोकतंत्र गरीबों के लिए है और यह शासन की बुरी पद्धति नहीं है। उन्होंने राजतंत्र और कुलीन तंत्र में जिस तरह से विश्वास किया था, वैसे ही मानते हैं कि गरीबों को द्वारा किया गया शासन भी एक कुलीन तंत्र जैसा ही है, और यह शासन का तरीका बुरा नहीं है। तो आपने जाना प्लेटो का विचार। प्लेटो कहते हैं कि नहीं, लोकतंत्र से तानाशाही जन्म लेती है, अराजकता फैलती है, अमीर अमीर होते जाता है, गरीब गरीब होते जाते हैं। आप अक्सर भारत में सुन रहे हैं कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, खाई बढ़ती जा रही है। खाई पाटने का प्रयास तो किया जा रहा है सरकार द्वारा, लेकिन खाई कैसे पाटी जा रही है? पिछले यूपीए सरकार द्वारा देश में ऐसा हाल कर दिया गया कि
80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज तक नहीं खरीद सकते थे। तो वर्तमान जो सरकार है, एनडीए सरकार, इन 80 करोड़ लोगों तक 5 किलो अनाज पहुंचाया। पिछले 10 साल के यूपीए शासन ने लोगों को ऐसा सिस्टम बना दिया लोकतंत्र में कि लोग अनाज खरीदने के लिए भी मजबूर थे। वो भरपेट भोजन के लिए ही अपने जीवन का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन वर्तमान में जो एनडीए सरकार है, इसने कहा कि नहीं, हम आपके भोजन का व्यवस्था कर देते हैं और आप अपने स्तर को ऊपर उठाने का काम करें। सोचने का नजरिया फर्क होना चाहिए कि 5 किलो राशन उन परिवारों को भी दी जाती है जो 5 किलो राशन तो खरीद सकते हैं, लेकिन इस 5 किलो राशन के लिए उनकी दिनचर्या दिन भर लगी रहती है। तो सरकार ने कहा कि नहीं, इनकी जो दिनचर्या है केवल खाने कमाने के लिए बीत जाती है, इनके खाने की व्यवस्था हम कर देते हैं और अपने आप को उस स्तर से निकालने का काम करें, तो उसके लिए मेहनत करें। तो ये पद्धति बुरी नहीं थी। तो सीधी सी बात है कि अरस्तु का जो विचार था कि यह गरीबों का शासन है, तो कहीं कहीं लगता है कि नहीं, गरीब व्यक्ति भी सत्ता में आ सकता है, मंत्री पद ले सकता है और वह अपने विचारों के अनुसार एक सिस्टम बना के लोगों का विकास कर सकता है। कई ऐसे उदाहरण मिले हैं, कांसीराम, मायावती, मुलायम सिंह। लेकिन देखा जाता है कि ये लोग जो गरीब लोग थे, सत्ता में काबिज हुए, कुछ समय तक ही लोगों के मसीहा रहे। बिहार में लालू यादव की जो मतलब कि दिनचर्या थी, शुरुआत में भी गरीबों की तरह थी। वो पटना के वेटरनरी अस्पताल के एक कर्मचारी के चपरासी वाले लॉज में रहते थे, लेकिन आज उनके पास बड़े बड़े मॉल महल है, पता नहीं और क्या क्या, मुझे पता नहीं। तो ये गरीब लोग ने सत्ता पर काबिज किया, लेकिन सत्ता पे आते ही ये गरीबों के लिए काम करना भूल गए। ये सिर्फ अपना काम करने के लिए शुरू की गई। ये मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूं, इसके कई एग्जाम्पल भरे पड़े हुए हैं। मुलायम सिंह का घर एक खपरेल घर था, फूस का घर था, लेकिन आज उनके परिवार के लोग आरामदायक महलों में रहते हैं। लालू जी वेटनरी हॉस्पिटल के एक चपरासी के बरामदे में रहते थे, उनके बच्चों का जन्म उसी घर में हुआ था, लेकिन आज ये भी महलों में रहते हैं। इनके घर महलों जैसे बन चुका है, बेटियां बड़े बड़े फार्म हाउस में रहती हैं। लेकिन जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया, जिनके बल पे गरीबों ने इनको सत्ता दिया, वे गरीब आज भी वैसे ही फूस के घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। तो लोकतंत्र के बारे में अरस्तु ने जो कहा कि गरीबों का शासन है, और प्लेटो ने कहा कि इसे अराजकता जन्म लेती है, अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, तो सही अर्थों में भारत जैसे देश में अभी तक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी है। तो आगे एनसीईआरटी के चैप्टरों को हम लोग और पढ़ेंगे, लेकिन आज ये फर्स्ट क्लास आपको जानकारी के लिए था कि लोकतंत्र है क्या। तो सही अर्थों में आपसे कोई पूछे कि लोकतंत्र है क्या, तो आप वहीं अब्राहम लिंकन के परिभाषा को दोहराइए कि लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए और लोगों द्वारा किए जाने वाला शासन है, जिससे समाज में अंतिम पैदान पर बैठे व्यक्ति को भी विकास करने की बात की जाती है और संपूर्ण समाज को गरीबी से, बेरोजगारी से, भूखमरी से उबारने का जो काम करता है वो लोकतंत्र है। मतलब कि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोगों को अधिकार दिलाने वाला जो शासन है वो लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र कितने सही अर्थों में आज आपके सामने दिख रहा है, ये इस पर आप एक नोट्स बना सकते हैं या लोकतंत्र पर आप एक ऐसे लिख सकते हैं। कल के चैप्टर 1 एनसीईआरटी 9th क्लास में एनसीईआरटी क्या आपको पढ़ाता है, इस पर बिल्कुल लाइन बाय लाइन चर्चा होगी। तो आज इस क्लास को परिभाषिक क्लास मान लीजिए और यहां से आप शुरुआत कीजिए। तब तक के लिए कल के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट क्लास के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।